Assalamualaikum students, how are you? As you all know, we are studying chapter number 3, which is gases. Yesterday we studied about diffusion and effusion. Today's topic is Graham's law of diffusion. Thomas Graham was a scientist who said that the rate of diffusion or effusion is inversely proportional to the square root of its density. किसी भी गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसकी स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी पे, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका जो टेम्परेचर है और जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहे. सो प्रेशर एंड टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट. तो आपके पास जो रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन है इट विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी. सो इक्वेशन सेज रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d. ठीक है, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना डेंसिटी के. सो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी. जब हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे इक्वालिटी में जाएंगे तो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाएंगे जो कि क्या है k. सो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इक्वल टू k ओवर स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी. अगर इस d को मैं इधर जाके मल्टीप्लाई कर दूं तो k एक साइड पे हो जाएगा. तो इक्वेशन बनेगी रेट ऑफ डिफ्यूजन इंटू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी इज इक्वल टू k, और इन शॉर्ट फॉर्म रेट इंटू d इज इक्वल टू k. अगर आपके पास दो गैसेस हैं, गैस 1 and 2, they will have different rates, they will have different densities at same temperature and pressure. तो ग्राहम्स लॉ क्या कहता है कि अगर गैस 1 है तो उसके लिए हो जाएगा R1 into D1 is equal to K, और गैस 2 है तो उसके लिए हो जाएगा R2 into D2 is equal to K. अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करें और फिर रीअरेंज करें तो हमारे पास ये फॉर्म बनती है R1 divided by R2 is equal to square root of D2 divided by D1. So this is basically equation जिसे हम कहते हैं Graham's law of diffusion. आपको पता है डेंसिटी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर मास के. तो हम क्या करते हैं, मोलर मास से हम कहते हैं, तो इस डेंसिटी को हम मोलर मास से भी रिप्लेस कर सकते हैं. सो D2 इज डेंसिटी ऑफ गैस 2, तो उसको हम रिप्लेस कर देंगे M2 which is the molar mass of M2 गैस 2. D1 was density of gas 1, इसको हमने रिप्लेस कर दिया मोलर मास 1 जो कि मोलर मास है गैस 1 का. क्यों हमने रिप्लेस किया, क्योंकि डेंसिटी और मोलर मास दोनों आपस में इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. सो वी कैन रिप्लेस डेंसिटी विद द मॉलिक्यूलर मास. अब यहाँ पे आपको डिमॉन्स्ट्रेट किया है ग्राहम्स लॉ को. एक आपके पास ग्लास ट्यूब थी जिसके दो एंड्स थे, उन दोनों एंड्स में हमने क्या किया, दो कॉटन प्लग्स लगा दिए. एक कॉटन प्लग को हमने HCl एसिड में सोक किया और दूसरे को NH3 सॉल्यूशन के अंदर सोक किया. तो दोनों को डिफरेंट सॉल्यूशंस के अंदर सोक करके हमने इस जो ग्लास ट्यूब है इसको बंद कर दिया. अब क्या होगा, जो HCl के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो वेपर्स हैं, वो मूव करेंगे इस साइड से और NH3 के इस साइड से. तो एक बीच में जाके, नॉट एग्जैक्टली एट द सेंटर, कहीं बीच में जाके दोनों जब फ्यूम्स मिलेंगे HCl और NH3 के, तो वो रिएक्ट करके बना देंगे NH4Cl, वाइट कलर NH4Cl. तो जहाँ पे भी आपको वाइट कलर का NH4Cl प्रोडक्ट नजर आएगा, आपको पता चल जाएगा कि NH3 फॉर एग्जांपल आपका प्रोडक्ट यहाँ पे बना है, तो NH3 भी मूव करके यहाँ पे आया है और HCl मूव करके यहाँ पे आया है. तो HCl ने 40.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर किया, जबकि अमोनिया ने 59.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर किया. ठीक है, सो उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन है बेसिकली ये, जितना डिस्टेंस उन्होंने कवर किया है दिस इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन. तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अमोनिया इज 59.5 एंड दैट ऑफ HCl इज 40.5. इसी तरह जो मोलर मास है HCl का वो है 36.5 और अमोनिया का है 17. इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करें तो दोनों साइड पे आंसर क्या आता है, 1.46. इसका मतलब जो ग्राहम लॉ है वो क्या है, वेरीफाई हो गया है. कमिंग टू एग्जांपल नंबर 7 व्हिच सेज कि आपके पास 250 centimeter cube of the sample of hydrogen effuses 4 times as rapidly as 250 centimeter cube of unknown gas. Calculate the molar mass of unknown gas. So rate of effusion of unknown gas is 1 and rate of effusion of hydrogen is 4 times, right? उसने कहा ना 4 times, तो हमने खुद ही से assume कर लिया अगर rate of effusion हाइड्रोजन का 4 है तो अननोन गैस का कितना होगा, 1. सो अननोन गैस को RH कह दिया रेट ऑफ इफ्यूजन को, और हाइड्रोजन के RH2. हाइड्रोजन का मोलर मास हमें पता है H2 का which is 2 ग्राम पर मोल, और अननोन गैस का मोलर मास हमें नहीं पता. हमने फॉर्मूला पुट किया RH2 डिवाइडेड बाय RH इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ MX डिवाइडेड बाय MH2.
सारी वैल्यूज हमने पुट की, मोलर मास हमें नहीं पता अननोन गैस का, हमने कैलकुलेट करना है। जब हम अंडर रूट को खत्म करना चाहते हैं तो हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं, तो आपने इस साइड पे भी स्क्वायर ले लेना है लाइक दिस, और इस साइड पे भी स्क्वायर ले लेना है। तो ये 4 इंटू 4 हो जाएगा 16, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, और ये वाला स्क्वायर इस अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा mx डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब आपके पास ये जो 2 है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसको यहाँ जाके मल्टीप्लाई कर दें तो mx का आंसर आ जाएगा विच इज 32 ग्राम पर मोल। तो इस तरह से आप मोलर मास कैलकुलेट कर लेंगे। Now come to the kinetic molecular theory of gases. This theory was basically put up by the scientist whose name was Bernoulli in 1738. He put forward the kinetic molecular theory of gases. फिर क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता इस थ्योरी में थोड़ी बहुत अमेंडमेंट्स होती गई। वो क्या अमेंडमेंट्स थी? There was a scientist named Clausius. उन्होंने क्या किया, he derived the kinetic equation and deduced all the gas laws. जो आपकी गैस लॉज हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, वो उन्होंने डिड्यूस किए बाय दिस काइनेटिक इक्वेशन। एंड अगेन देयर वाज वन मोर साइंटिस्ट मैक्सवेल। उन्होंने क्या किया, ही गेव द लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ आपके पास एक भी जो कंटेनर है या एक जो वेसल है उसके अंदर सारे मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी सेम नहीं होती। मैक्सवेल ये कहता था कि आपके पास ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स की एक वेलोसिटी होगी एंड देन सेकंड ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स विल हैव डिफरेंट वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल 10 मॉलिक्यूल्स का एक ग्रुप है जिनकी वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकंड, एंड अगेन देयर इज अ ग्रुप ऑफ 10 मॉलिक्यूल्स जिनकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड। सो इस तरह सबकी वेलोसिटी डिफरेंट है। देन थर्डली देयर वाज अ साइंटिस्ट फोर्थली बोल्ट्जमैन, जिन इन्होंने क्या बताया था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज। जिस तरह से मैक्सवेल ने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज बताई, बोल्ट्जमैन ने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज बताई। एंड देन लास्टली देयर इज वन मोर साइंटिस्ट वैन डर वाल्स, जिन्होंने इसको ऑल्टर किया फॉर आइडियल गैसेस। वो भी हम आगे जाके पढ़ेंगे कि इस थ्योरी को आइडियल गैस के लिए किस तरह से मॉडिफाई किया जा सकता है। सो कमिंग टू द पोस्टुलेट्स, देयर आर 8 postulates of this theory. The first one says every gas contains large number of molecules, small particles which are called molecules. कुछ मोनोटॉमिक गैसेस होते हैं, कुछ मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि हीलियम है, नियॉन है, आर्गोन है, ये मोनोएटॉमिक है। जबकि कुछ डायटॉमिक होते हैं, जैसे हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन N2। सो हर गैस के अंदर स्मॉल पार्टिकल्स हैं जिनको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं। सेकेंडली, जितने मॉलिक्यूल्स हैं दे आर मूविंग हैप्पैजिडली, वो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं, वो कभी खुद के साथ स्ट्राइक करते हैं, कभी आपस में मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं, एंड समटाइम्स दे आर कोलाइडिंग विद द वॉल ऑफ कंटेनर। ठीक है, सो दे कॉन्स्टेंटली चेंज द डायरेक्शन बाय collisions with themselves or with the wall of container. And the term we use, the pressure, कि gas pressure exert करती है, हमने कल भी बात की थी, the pressure exerted by the gas is basically due to the collisions of the molecule with the wall of container. When molecules collide with the wall of container, उनकी जो प्रेशर उनकी जो कोलिजन्स हैं वो क्या करती हैं, प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। और ये कोलिजन्स जब वो मॉलिक्यूल्स के साथ करते हैं तो इलास्टिक होती हैं। इलास्टिक का मतलब ये होता है कि बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन्स उनकी एनर्जी है वो क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक है, The molecules of gas are widely separated from one another and there are sufficiently empty spaces among them. मॉलिक्यूल्स हमने पहले भी पढ़ा, गैस के मॉलिक्यूल्स में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है, दे आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर एंड देयर आर लार्ज एम्प्टी स्पेसेस between the molecules. Then, because of these large distances between the molecules, fifth point says that there are no forces of attraction among them. Molecules के अंदर कोई forces of attraction नहीं है. Then it says the actual volume of gas is negligible as compared to the volume of, this is not gas, basically यहाँ पे है volume of vessel. ठीक है, आप यहाँ पे इसको replace कर लो, ये है volume of vessel या container. ठीक है, volume of vessel. Basically क्या होता है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स इतने दूर दूर होते हैं, अगर आपके पास मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि एक जग है, ठीक है, एक जग में अगर हमारे पास गैस है तो गैस के मॉलिक्यूल्स इतने दूर दूर होते हैं, मे बी देयर वर 2 और 3 मॉलिक्यूल्स और 4 मॉलिक्यूल्स इन अ जग। ठीक है, तो उसका क्या होगा कि इतना 4 मॉलिक्यूल, अब देखिए कितना कम वॉल्यूम है, अगर हम उनको इकट्ठा करें एक जगह पे तो दैट वॉल्यूम विल बी नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ जग, क्योंकि जग का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू दोज 3 to 4 मॉलिक्यूल्स दैट आर
प्रेजेंट इन द जग, तो इसलिए हम कहते हैं कि एक्चुअल वॉल्यूम जो गैस का होता है, एक्चुअल वॉल्यूम मतलब अगर वो करीब करीब होते तो जो उनका वॉल्यूम होता वो एक्चुअल वॉल्यूम है, दैट इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। अच्छा, उसके बाद द मोशन जो आपके पास होती है, मूवमेंट जो होती है मॉलिक्यूल्स की, वो यूजुअली होती है बिकॉज ऑफ कोलिजन्स बिटवीन देम। आपको पता है एक और तरह की मूवमेंट भी होती है, दैट इज ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन कहता है इस थ्योरी में कि आपके पास जो कोलिजन्स की मूवमेंट है वो इतनी ज्यादा है कि ग्रेविटी वाली मूवमेंट इसके मुकाबले में नेग्लिजिबल है। सो द मूवमेंट ड्यू टू ग्रेविटी इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द मूवमेंट ड्यू टू द कोलिजन्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। एंड द लास्ट पॉइंट वन, it says the average kinetic energy varies as the absolute temperature. Temperature vary करेगा तो kinetic energy भी vary करेगी। Okay, so clauses ने क्या किया इसमें से और further डिड्यूस किए, लॉस डिड्यूस किए, लेकिन जो एंड पे पूरी इक्वेशन बनी जो अच्छा एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो प्रेशर एक्सर्ट होता है, जो हम कहते हैं कि गैस ने प्रेशर एक्सर्ट किया, दैट प्रेशर इज बिकॉज ऑफ द कोलिजन विद द वॉल ऑफ कंटेनर। जब मॉलिक्यूल्स वॉल ऑफ कंटेनर के साथ स्ट्राइक करते हैं तो वो फोर्स एक्सर्ट करते हैं। उस फोर्स को जब हम एरिया ऑफ द वेसल से डिवाइड करते हैं तो हम उसे कहते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। दैट फोर्स पर यूनिट एरिया इज बेसिकली द प्रेशर। ये पूरी डेरिवेशन है, ठीक है, लेकिन उसका हमें सिर्फ एक एंड रिजल्ट दिया हुआ है जो कि है इक्वेशन 13, जो कि कह रही है PV इज इक्वल टू 1/3 mnc बार स्क्वायर। P is pressure, V is volume, m is the mass of the molecule of gas, n is the number of molecules, and c bar square is mean square velocity. So basically बाकी सारी चीज़ें तो हमें पता है, जो चीज़ हमें यहाँ पे थोड़ी सी इरिटेट कर रही है वो है मीन स्क्वायर वेलोसिटी, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। मीन स्क्वायर वेलोसिटी मैंने आपको बताया, मैक्सवेल ने हमें एक आइडिया दिया था लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज, जिसके अकॉर्डिंग the certain group of molecules have certain velocities. For example, there is a group 1 which has 10 molecules, उसकी velocity होगी c1, so group n1 represents velocity c1, तो group 2 है उसको हम कह देंगे n2, तो उनके molecules की velocity होगी c2 etc. तो जो mean square velocity है वो होगी c1 square, यानी कि velocities of group 1 उनका square plus velocities of group 2 उनका square plus velocities of group 3 उनका square divided by all the number of molecules. So n1, n2, n3 are basically the group of molecules having these velocities. तो अगर हम ये group of molecules को add करें तो हमारे पास आता है n, which is the total number of molecules. So c bar square is the average of square of all the possible velocities. जितनी possible velocities हैं उनका अगर हम square ले लें और उसका average ले लें तो वो हमारे पास क्या बनता है, स्क्वायर रूट वेलोसिटी। देन अगेन अगर हम इस स्क्वायर रूट के ऊपर अंडर इस वेलोसिटी के ऊपर ये जो स्क्वायर ऑफ ऑल द वेलोसिटीज है इसके ऊपर स्क्वायर रूट ले लें, ये जो टर्म थी ना दिस वाज द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द वेलोसिटीज, ठीक है। इस c2 बार के ऊपर अगर मैं अंडर रूट ले लूं तो अब ये हो जाएगी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। पहले क्या थी, एवरेज ऑफ square of the velocities, now it has become root mean square velocity which is CRMS, root mean square velocity। उसका फॉर्मूला है 3RT/m। R क्या है, जनरल गैस कांस्टेंट, T is temperature, M is the molar mass and CRMS is the root mean square velocity। So आपको रिलेशनशिप से ही पता चल रहा है कि टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उतनी जो आपके पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है वो ज्यादा होगी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और ये रहा टेम्परेचर, सो दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जो गैस लॉज है वो हम इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जस्टिफाई कर सकते हैं या एक्सप्लेन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।